वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 7 की सिविक्स, जिसमें मैं आपसे लेसन 8 तक डिस्कस कर चुकी हूँ और आज बारी है लेसन नंबर 9 की, बाजार में एक कमीज। बाकी के जो जितने भी लेसन हैं उनका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात और, आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। गाइज, इस पूरी वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि कैसे एक धागे से एक कमीज़ बनता है और किस तरह किन किन लोगों से होकर वो गुजरता है, किस किस को ज़्यादा वो जो होता है लाभ होता है या किसको ज़्यादा हानि होती है। तो इस पूरी वीडियो में आपको एक प्रक्रम पता लगेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए, कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका नाम है सपना। और वो किस तरह अपने जो व्यापारी से कर्जा लेती है और उसको किस किस चीज़ का जो है सफ़र करना पड़ता है, किस किस चीज़ से, तो ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। चलिए देखते हैं। जो सपना है गाइस, वो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है। अपने छोटे से खेत में वो क्या करती है, कपास को उगाती है। फसल बोने से पहले सपना ने स्थानीय व्यापारी से खेती के लिए ऊंची ब्याज दर पर क्या लिया था, कर्ज लिया था। उस समय उस स्थानीय व्यापारी ने क्या शर्त रखी थी कि वह अपनी सारी रुई जो है ना उसको वो बेच देगी। देखिए यहाँ कितना अन्याय हो रहा है सपना के साथ, कि खेती तो वो करेगी लेकिन जितनी भी रुई होगी वो व्यापारी को बेच देगी और वो भी ऊंची, उसको उसको जो है मुआवजा नहीं मिलेगा इतना। देखते हैं आगे क्या होता है। पैदावार हो जाने पर सपना ने व्यापारी को रुई तो बेच दी और उसने प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पाया, फिर भी उसका क्या किया, विरोध नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक छोटी किसान थी। ग्रामीण क्षेत्र में किसान या जो गरीब परिवार होते हैं गाइस, वो अनेक तरह के काम के लिए स्थानीय व्यापारी पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि जिससे वो मतलब अपनी खेती कर सके, तो वो क्या लेते हैं, वो कर्जा लेते हैं व्यापारियों से। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी जो है कपास बेचता है। जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं और कपास के बीज हटाकर उसे दबाकर कपास के क्या बनाते हैं, गट्ठर बनाती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कपास मिल गई हैं, तो उसमें तरह तरह के बीज होते हैं, तो उन बीजों को निकालने के लिए ये जिनिंग मिलें होती हैं, तो यहाँ पर ले जाया जाता है। फिर एक कपास जैसे एक गट्ठर बन जाता है, बीज उसमें से हटाए जाते हैं, सिर्फ कपास कपास होती है, तो फिर क्या करते हैं, कपास के गट्ठर बना लेते हैं। जो सूत कातने की मिलें होती हैं, वो कपास के जो गट्ठर होते हैं गाइस, उनको खरीद लेती हैं। सूत मतलब धागा। धागा अगर उनको चाहिए तो वो कपास के गट्ठर को क्या करते हैं, खरीद लेती है और कपास से क्या बन जाता है, धागा। और व्यापारियों को वो क्या करते हैं, वो धागे को बेच देते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रक्रम हुआ कि धागा कैसे बनता है। अब बात करेंगे हम इरोड का कपड़ा बाजार की, कि इसमें क्या बताया गया है कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार दुनिया के विशाल बाजारों में से एक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाजार में अनेक बुनकरों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा बिकने के लिए आता है। बहुत सारे बुनकर ऐसे होते हैं जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। बुनकर को क्या कहते हैं कि वो उनको जैसे धागा दे देते हैं, उनको ऑर्डर भी दे देते हैं कि उनको ना कैसे 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 जो है कपड़े का डिज़ाइन करना है, तो वो उसी अनुसार जो है काम करते हैं। व्यापारी सूत खरीद कर बुनकरों को देते हैं और कपड़ा बनाने का क्या निर्देश देते हैं। व्यापारी का क्या काम है, धागे को लाना, बुनकर को देना और जैसे कपड़ा बनवाना है तो उसको जो है इंस्ट्रक्शन दे दी। यह व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध करवाते हैं। देखिए कितना जो है अन्याय यहाँ भी हो रहा है कि जो बुनकर है सारा काम तो वो कर रहा है, लेकिन जो व्यापारी है, जिसको हम बिचौलिया कह सकते हैं, उसको ज़्यादा जो है मुनाफा होता है, चाहे वो किसान से हो चाहे वो बुनकर से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दादन व्यवस्था। अब इस व्यवस्था में क्या है, व्यापारी और बुनकरों के बीच एक ऐसी व्यवस्था जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत में अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह प्रचलित है। जैसे आपने दे दिया कि बुनकर को कच्चा माल दे दिया, यानी मान लीजिए धागा दे दिया, धागे से उसको क्या मिल गया, जो उसने प्रोडक्ट तैयार करवाना था, जैसे कि यहाँ पे कमीज ही लगा लीजिए, तो उसको वो मिल गया है। और जैसे कि ये बुनाई के उद्योग में क्या हो जाता है, ये प्रचलित है। इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में ऐसा आगे क्या है, इस व्यवस्था से बुनकरों को कुछ लाभ तो होता ही है, तो हानि भी साथ में होती है। दोनों चीजें इन बुनकरों के साथ होती है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि लाभ क्या होता है इनको।
सूत खरीदने में इनको पैसा नहीं लगाना पड़ता। वो क्या काम होता है, वो व्यापारी का होता है, वो धागा लाता है। सूत अगर जैसे मिल गया है तो कपड़ा जो है बन जाएगा, तो कपड़ा बेचना भी इनके जो अंडर नहीं होता। ये जो काम होता है ये भी व्यापारी का होता है कि कपड़ा बन गया है उसको बेचना भी इनके लिए आसान हो जाता है। थर्ड है कि इनको पहले से ही पता होता है कि हमें कितना जो है कपड़ा चाहिए, कितना हमने कपड़ा बनाना है और कैसा कपड़ा बनाना है, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट जो है इनकी हानि सिर्फ एक ही है कि इन सब में इनको सिर्फ और सिर्फ कम मूल्य मिलता है। ठीक है। उनकी जो लागत होती है उनसे उनको कम मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, वो व्यापारियों को होता है कि व्यापारियों को ज़्यादा लाभ होता है क्योंकि वह कपड़े को शहर में वस्त्र बनाने वाले कारखानों को बेच देता है। अब इतना अन्याय जो है सहकारी बुनकरों के साथ हो रहा है, तो उनके लिए एक संस्था बनाई गई है जिनको हम कहेंगे बुनकर सहकारी संस्था। ये सरकार के अंडर आ जाती है संस्था। तो देखते हैं इसमें क्या है। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने तथा बुनकरों को आमदनी को बढ़ाने के लिए जो है सहकारी व्यवस्था एक साधन है। अब जैसे देखिए जो बुनकर है वो व्यापारी पर डिपेंड रहता है, उसको कम करने के लिए और बुनकरों को जो मतलब कम लागत मिलती है हमने अभी पढ़ा, उनको बढ़ाने के लिए ये एक संसाधन है। ठीक है। सहकारी संस्था में समान हित वाले लोग इकट्ठा होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। यानी इसमें क्या मतलब है कि जितने भी बुनकर हैं वो एक साथ काम करते हैं और उनको क्या मिलता है, इकट्ठा ही लाभ मिलता है। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से भी करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। नेक्स्ट है सहकारी संस्था विक्रय का भी कार्य करती है, यानी कि जो कपड़ा बना है उसको बेचने का भी वो कार्य करती है। इसमें क्या होगा, इसमें जो व्यापारी होगी ऑब्वियसली गाइस बात है कि उसकी जो भूमिका है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर कपड़ा बन गया है तो उसका जो काम कौन कर रहा है, वो सहकारी संस्था कर रही है, वो उसको बेच रही है। और बुनकरों को कपड़े का क्या मिलेगा, उचित लाभ मिलेगा, कमीशन उनको नहीं मिलेगा। इसमें ही बात ये हो रही है, बुनकर को कमीशन नहीं मिलेगा, जितनी उसकी लागत थी उसको उसका उसका जो है उचित मूल्य उसको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर भी उनकी मदद कर देती है। जैसे लगा लीजिए कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके जो ड्रेसेस होती हैं तो उनमें जो है ये काम हम कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इसमें क्या है, व्यापारियों द्वारा प्राप्त कपड़े से वस्त्र निर्यात कारखाना कमीजें बनाती है और पूरे विदेशी कारखानों को निर्यात करती है। यानी इसमें क्या है कि पूरा का पूरा कपड़ा मिल गया और उसको बेचना है और विदेशी कारखानों में भी वो बेच देता है जो व्यापारी होता है। अब जो विदेशी व्यवसायी होते हैं गाइस, इस शर्त के साथ जो है व्यापार करते हैं। अब इनकी शर्तें क्या क्या हैं वो देखते हैं। वे माल की मांग न्यूनतम मूल्य पर तथा उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर करते हैं। क्या है इसमें कि जो माल की मांग है ना उसका वो कम मूल्य देते हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और वो काम क्या करते हैं, वो समय पर करते हैं। जरा सा भी दोषयुक्त हुआ या लेट हो गया, विलंब मतलब लेट हो गया, तो बहुत सख्ती से उससे निपटा जाता है। तो ये सारे जो काम करते हैं विदेशी व्यवसाय करते हैं। वस्त्र निर्यात कारखाना जहां तक संभव होता है मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेता है। इस तरह वे अपने साथ साथ विदेशी व्यवसाय का भी लाभ बढ़ाते हैं। यहाँ भी अन्याय हो रहा है कि कारखाने में जो मजदूर है कि तो उनको तो पूरी लागत दो ना, तो उनको भी क्या करते हैं, मजदूरी कम दे देते हैं और जो उससे काम ज्यादा ले लिया, अपना यहाँ पर अपना व्यापार भी बढ़ गया और जो विदेशी व्यवसाय है उससे भी उसका लाभ बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य में वह एक कमीज। अब इसमें क्या है, अब देखिए आप हैरान हो जाएंगे ये आंकड़ा। जब मैंने पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गई कि यूएसए में 1200 रुपए में यानी कि 26 यूएसडी वह कमीज जो है बेची जा रही है, यानी 1200 में वो कमीज बेची जाती है। यूएसए के व्यवसायी दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से उस कमीज को जो खरीदते हैं ना गाइज, वो 200 रुपए के हिसाब से कमीज खरीदते हैं। उसके बाद उस कमीज के लिए विज्ञापन, उसको स्टोर में रखने और प्रदर्शन करने में 400 की खर्च हो जाती है। ठीक है। और कुल लागत कितनी होगी गाइज, यहाँ पर 600 रुपए होगी, जबकि वो 1200 में बेचकर 600 का लाभ कमा रहा है। देखिए कितना बड़ा मतलब
घोटाला करते हैं सब, कि 200 में उसको खरीदा था लेकिन बिका वो 1200 में। वह जितना अधिक कमीज बेचेगा तो उसको उतना ही लाभ कमाएगा। वस्त्र निर्यातक का कुल खर्च जो होता है 100 रुपए होता है, जबकि 200 में बेचकर उसने भी क्या किया, 100 रुपए का लाभ कमा लिया। तो ये सब करते हैं हमारे व्यापारी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा, बाजार में लाभ कमाने वाले लोग कौन कौन है। इतना हमने पढ़ लिया, तो अब हम देखेंगे कि किन किन को लाभ होता है। बाजार में इस श्रृंखला में हर कड़ी पर खरीदना और बेचना शामिल है। हर श्रृंखला में, ऐसी कोई श्रृंखला नहीं है जिससे हमने कोई चीज़ नहीं खरीदी है। हमने पहले तो, सबसे पहले तो हमें धागा चाहिए, धागा बनाने के लिए कपास चाहिए, कपास के पहले गट्ठर लेंगे, फिर हम उससे धागा बनाएंगे, जिनिंग मिलिंग में जाएगा, बीज हम निकालेंगे, फिर हम धागा लेंगे, व्यापारी धागा लेकर जो जाएगा बुनकर के पास जाएगा, फिर वो वस्त्र बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर खरीदना और बेचना दोनों ही है, इंक्लूड है। कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया में बहुत लाभ कमाया है, व्यापारी ने मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लाभ कमाया है इसमें। जैसे कि विदेशी व्यवसायी हो गए, वस्त्र निर्यातक व्यापारी हो गए, कुछ लोग अधिक मेहनत के काम लाभ ले पाते हैं, किसान हो गया, बुनकर हो गया, और फैक्ट्री के कामगार हो गए। तो देखिए इस पूरी वीडियो में आपको इतना ही पता लगा। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन कर देते हैं, समानता के साथ कर देते हैं कि बाजार और समानता, ये टॉपिक हमारा लास्ट है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हमने देखा कि बाजार में सबको अपनी उचित मजदूरी नहीं मिलती है, जबकि प्रजातंत्र में सबको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। सरकार तो हमेशा ही कहती है कि सबको बराबर का हक मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो प्रजातंत्र में तो भाई सब बराबर हैं। बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही जो है सबसे ज्यादा जो है कमाई करते हैं। बिल्कुल, गरीबों को अनेक चीजों के लिए शक्तिशाली लोगों पर क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का क्या होता है, शोषण होता है, और इन समस्याओं का समाधान के रूप में सहकारी संस्थाओं का विकल्प मौजूद है। ये लास्ट ऑप्शन है। देखिए वैसा ऐसा बहुत कम होता है मेरे हिसाब से। अगर हमने स्टार्टिंग में देखा हो तो बहुत डीप में चले गए थे, लेकिन वो सहकारी संस्था आ गई तो थोड़ा सा आसान हो गया। कुछ ही ऐसा हो पाता है मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या मत है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो कैसे लगी मुझे अब प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शेयर आप अपने सीटेट ग्रुप में, एस्टेट ग्रुप में, और जो क्लास 7 के बच्चे हैं वो भी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मुझे अभी, तो होप सो कि मैं 1000 जल्दी ही क्रॉस कर लूँ और लाइव आके आपको सबको पढ़ाऊँ। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो रहेगा अगला टॉपिक रहेगा लेसन 10। तो इसी तरह क्लास 7 की जो सिविक्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन अलग करवाऊंगी मैं, हिस्ट्री का अलग करवाऊंगी, सिविक्स का अलग होगा और इकोनॉमिक्स का भी अलग होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।